गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण के प्रथम पाठ जिसका नाम है शब्द और पद, इस पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। इस पाठ को समझेंगे और इस पाठ के अंतर्गत हम शब्द तथा पद की परिभाषा, उसका अर्थ, इन दोनों का वर्गीकरण तथा दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे। तो आइए हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शब्द तथा पद की परिभाषा और अर्थ को पढ़ेंगे। शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। यानी कि जिस शब्द मतलब क्या, जिसमें स्वर और व्यंजन ये दोनों मिलके एक सार्थक अर्थ देते हो, मतलब उसका कुछ अर्थ निकल के आता हो। शब्द एक वर्ण से भी निर्मित होते हैं, मतलब कि एक स्वर और एक व्यंजन मिलके भी बनते हैं, और बहुत सारे स्वरों और व्यंजनों के मेल, सार्थक मेल को भी शब्द कहा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, जिसका मतलब होता है नहीं, और व यानी कि जिसका मतलब होता है और, यानी न में न और अ, और व में व और अ, ये दोनों जुड़े हुए हैं, यानी एक स्वर और एक व्यंजन। लेकिन और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अनेक स्वर और व्यंजन मिलते हैं, अनेक वर्ण मिलके बनते हैं, जैसे कि शेर, कुत्ता, मतलब यानी जितने भी हम सार्थक शब्द सुनते हैं जो अपने दैनिक जीवन में, वो सारे शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पद। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द जो होता है वो साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। अर्थात शब्द तब तक पद नहीं बनता जब तक कि वो वाक्य में प्रयोग न किया जाए। जैसे ही शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वो शब्द पद बन जाता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। जैसे कि राम विद्यालय जाएगा, यह वाक्य में, इस वाक्य में राम विद्यालय और जाएगा, ये तीनों मिलके एक अर्थ दे रहे हैं कि कोई एक लड़का है राम जो कि विद्यालय जाएगा, जाने वाला है, जो भी है। तो ये तीनों शब्द जब मिल जा रहे हैं तो एक अर्थ दे रहे हैं, तो ये शब्द पद का रूप ले लेते हैं। अर्थात शब्द जो है वो स्वर और व्यंजन का सार्थक मेल है, जबकि पद शब्द जो कि वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उनको कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि परिभाषा से हमको यहाँ पे कुछ अंतर थोड़ा यहाँ पे क्लियर हुआ। पहला है शब्द। शब्द वर्णों की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। अर्थात शब्द जो होता है वो वर्णों, उसमें वर्ण मिले होते हैं स्वर तथा व्यंजन से जुड़ के, और वो शब्द बनते हैं। यानी कि अलग अलग शब्दों की बनावट के लिए अलग अलग स्वर और व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। क म ल में क, अ, म, अ, ल, अ ये जुड़ता है। अगर हमको कमल लिखना होगा तो हमको क का प्रयोग करना पड़ेगा, हम ग नहीं प्रयोग कर सकते वहां पे। तो शब्द जो होते हैं वो वर्णों की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। यानी कि हर एक शब्द जो होते हैं उसका अपना एक स्वतंत्र और एक सार्थक इकाई उसमें जुड़ी होती है। जबकि पद जो होते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं। यानी कि पदों का अपना निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि शब्द जो होते हैं वही शब्द जो बने हुए, जो स्वर तथा व्यंजन के मेल से जो बने हुए शब्द हैं, और जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। शब्द को पहचानेंगे कैसे? उसके अर्थ से हम पहचानेंगे कि हाँ ये शब्द का ये मतलब है, यानी इस शब्द का ये रूप है। जबकि पद का व्याकरणिक परिचय होता है। लेकिन पद को हम कैसे पहचानते हैं? जब वो व्याकरण के हिसाब से वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। जब पद जो है वो वाक्य में अर्थ देने लगता है तब हमको ये परिचय होता है कि हाँ ये पद है। ठीक है। शब्द जो है वो सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। शब्द जो होते हैं वो सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी हो सकते हैं। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ होता हो, और निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना होता हो। पद से लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया का संबंध होता है, जबकि पद जो होता है वो वाक्य में लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंधित होता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से शब्द तथा पद के बीच का जो अंतर है बहुत बहुत माइनर सा अंतर है, लेकिन अगर इसको समझ में आ गया हमको ये, तो ये हमको कभी नहीं भूल सकता कि शब्द क्या है? स्वर तथा वर्णों का सार्थक में। और पद क्या है? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो शब्द
परिवर्तित होके पद बन जाते हैं। अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे शब्दों तथा पदों का वर्गीकरण, उनके प्रकार। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है शब्दों का वर्गीकरण। इसमें 4 चीजें हैं, स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। पदों के प्रकार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। पद के प्रकार को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम शब्दों का वर्गीकरण समझते हैं। इसमें 4 चीजें जो थी, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो शब्द हमको हिंदी में कहाँ से मिले जो हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, शब्दों की रचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, यानी शब्दों का हम प्रयोग किस आधार पे करते हैं, इसके हिसाब से शब्दों का वर्गीकरण होता है। और लास्ट है अर्थ के आधार पर, यानी कि शब्दों का अर्थ क्या है, उसके हिसाब से हम शब्दों का रूप पहचानते हैं। आगे बढ़ेंगे शब्दों के वर्गीकरण में। यहाँ पे मैंने आपको स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर इन दोनों को डिफाइन किया है, और इन दोनों के 4 प्रकार हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर इस शब्दों के वर्गीकरण में 4 प्रकार हैं, तथा रचना या बनावट के आधार पर इसमें 3 प्रकार हैं। और इन सारे प्रकारों का जो उदाहरण है वो नीचे यहाँ बॉक्स में दिया गया है, आप यहाँ बॉक्स में भी देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर इसको पढ़ेंगे। इसमें 4 चीजें होती हैं, 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। पिछले कई क्लासेस में आप ये पढ़ते आ रहे होंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। मैं आपको फिर समझा देती हूँ। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, यानी कि वो शब्द जो कि संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत रूप में ही हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे कि अग्नि, सूर्य, वायु आदि। दूसरा है तद्भव। तद्भव अर्थात वे संस्कृत के जो शब्द जो कि हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं। यानी कि संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत के समान नहीं, संस्कृत से उत्पन्न, यानी संस्कृत का परिवर्तित रूप। जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे नीचे एग्जाम्पल, तत्सम में अग्नि, उसका तद्भव रूप है आग, सूर्य का तद्भव रूप है सूरज, और वायु का तद्भव रूप है हवा। अब अगला हम पढ़ेंगे देशज। देशज में हम 3 एग्जाम्पल्स हैं, डिबिया, खिड़की और जूता। जैसा कि देशज नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो शब्द जो हमारे देश में बोले जाते हैं, हमारे देशी शब्द होते हैं जो बस इसी देश में बोले जाते होंगे। अगर हम कहीं और बोले तो शायद इन शब्दों को अगर कोई जानता ना हो तो मतलब ना समझ पाए। तो ये देशज शब्द इस देश के ही अलग अलग राज्यों में प्रचलित शब्द हैं, जो वहां के क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, और बोलने के कारण प्रचलन में आते आते धीरे धीरे हिंदी व्याकरण में घुल मिल गए, और ऐसे घुले मिले कि ये हिंदी के ही शब्द प्रतीत होते हैं, बल्कि ये देशी शब्द हैं। इसी प्रकार है विदेशज। विदेशज जैसा नाम से समझ में आता है, विदेशज शब्द यानी कि जो शब्द हम विदेशों से लेते हैं। जैसा कि स्कूल का अगर हिंदी रूप देखें तो विद्यालय होगा। हॉस्पिटल का हिंदी जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अस्पताल। जमात आजकल एक बहुत प्रचलित शब्द है, जमात। ये जैसा समझ में ही आता है कि ये उर्दू या फारसी का शब्द है, तो इस हिसाब से विदेशज शब्दों में स्कूल, हॉस्पिटल और जमात, जबकि देशज शब्दों में डिबिया, खिड़की और जूता। अब अगले प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण का इसका मतलब है कि शब्द की जो रचना है या जो उसकी बनावट है वो किस तरह से हुई है। तो इस आधार पर हम 3 प्रकार देखेंगे। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ यानी कि वो शब्द जिसका एक विशेष अर्थ होता है, और उन शब्दों को अगर हम खंडित करें, अगर उन शब्दों को हम
बांट दें, टुकड़े कर दें, तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकलता हो, लेकिन जब वो आपस में जुड़ जाएं तो फिर उसका एक विशेष अर्थ निकलता हो। यानी हर वो सार्थक शब्द जो कि खंडित ना किया जा सके उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि कल, कपड़ा, कल का मतलब आने वाला कल, बीता हुआ कल, कपड़ा यानी कि जो हम वस्त्र पोशाक पहनते हैं वो। अगर कल या कपड़े को हम खंडित करें तो कल, क ल, कपड़ा, क पड़ा, क औड़ा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन जब जुड़ जाएंगे तो एक विशेष अर्थ देंगे। इसी तरह से है यौगिक। यौगिक में दो शब्द आपस में मिले होते हैं और दोनों शब्दों का अपना अर्थ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे देशभक्ति, तो इसमें देश का भी मतलब हमको समझ में आता है, यानी कि हमारा भारतवर्ष, और भक्ति यानी कि इस भारत के लिए जो हमारी श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति है। यानी कि दो ऐसे शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हो, जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है योग रूढ़। योग रूढ़, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती हैं। इसका मतलब यह है कि यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। यानी वो शब्द जिसमें इसके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, किंतु इनका जो अर्थ होता है वो रूढ़ शब्दों के समान एक विशेष अर्थ होता है। अर्थात अगर हम एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखें तो पंकज, अगर हम बोलेंगे पंकज, तो पंकज यानी कि जो कि पंकज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न। लेकिन कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, घास फूस भी आते होंगे, लेकिन कीचड़ में जो उत्पन्न हो और वो पंकज हो, यानी कि जो कीचड़ से उत्पन्न हो रहा है पंकज है, उसका मतलब हम क्या समझेंगे? कमल। हम कुछ भी नहीं, जो भी कीचड़ से निकल के आए वही पंकज नहीं हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची है पंकज। तो वो शब्द जिनको हम टुकड़े भी करें लेकिन उसका एक विशेष अर्थ भी निकले, यानी कि इसमें रूढ़ और यौगिक दोनों की विशेषताएं हो, उसको बोलते हैं योग रूढ़। एग्जाम्पल्स में पंकज, नीलकंठ, और भी बहुत सारे हैं, जलद, चतुर्भुज, दशरथ, दशानन, बहुत सारे हैं आदि। अगले स्लाइड की ओर। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। पहले हम निरर्थक शब्द को पढ़ेंगे। निरर्थक यानी वो शब्द जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों हो, लेकिन उसके मेल से कोई अर्थ ना निकलता हो, जिसका कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक। तो निरर्थक कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी बोलिए जिसका कुछ अर्थ ना समझ में आता हो, जिसका कुछ अर्थ ना बनता हो, वो निरर्थक शब्द कहलाएगा। बल्कि सार्थक शब्द वो जिसको अगर हम सुने तो हमको कुछ ना कुछ, भले उसके एक या दो या उससे ज्यादा मीनिंग समझ में आए, लेकिन हमको कुछ मतलब समझ में आए। स्वर और व्यंजन का व्यवस्थित और क्रमिक रूप जो होता है, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसको ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। इसमें चार चीजें हैं: एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक। एकार्थक यानी कि वो शब्द जिसका एक अर्थ निकलता हो, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं रोटी, या मैं आपको बोलूं पुस्तक, या आपको कोई भी ऐसा शब्द बोलूं जिसका एक विशेष अर्थ होता हो, तो वो शब्द जिसका एक ही अर्थ होता हो। जैसे अगर मैं रोटी बोलूंगी तो रोटी का मतलब गेहूं की रोटी ही, ब्रेड नहीं। रोटी का मतलब चपाती, जो आपने बोला ना, उसका मतलब रोटी का मतलब रोटी ही, चावल को रोटी नहीं मान सकते। इसी तरह से पुस्तक, पुस्तक यानी कि किताब, कोई भी किताब। पुस्तक यानी पुस्तक, पुस्तक को सोच के हमको स्कूल ना याद आता हो, ठीक है। तो वो शब्द जिसका एक अपना अर्थ होता है वो होते हैं एकार्थी। दूसरा है अनेकार्थी। यहाँ एग्जांपल्स देखिए, दो एग्जांपल मैंने दिए हैं। पहला हार और दूसरा पत्र। अगर मैं आपके सामने हार या पत्र बोलती हूँ, और अगर अगर आपको हार के इन दोनों मतलब का, दोनों का, हार का ये दोनों अर्थ पता होगा, और मैं आपके सामने बोलूँ हार, तो जरूर सोचेंगे मैम ने कौन से हार की बात की, वो जो गले में पहनते हैं वो वाला हार, या फिर जो ये महाभारत और रामायण में युद्ध हो रहा है उसमें जो राक्षस जो हार रहे हैं वो वाला हार, कौन सा हार। तो अनेकार्थी यानी कि वो शब्द जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों।
एक से ज्यादा अर्थ हो। अगर पत्र बोलूं तो पत्र जो चिट्ठी लिखते हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्र वो भी होते हैं, और पत्र का मतलब पत्ता, यानी कि जो हमारे प्लांट में जो लीफ आती है उसको भी बोलते हैं। समानार्थी, समानार्थी जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है जल, पानी, नीर। अगर मैं आपके सामने बोलती हूँ जल, पानी, नीर, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पानी ही नजर आएगा। उसको मैं जल बोलूं, नीर बोलूं, पानी बोलूं, अर्थ आपको पानी का ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं माँ बोलूं तो माँ, माँ बोलो, अम्बा, अम्बे माँ बोलो, जननी बोलो, माता बोलो, तो सब कहीं ना कहीं सबका अर्थ क्या होता है? माँ। तो अनेकार्थी यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ, और समानार्थी यानी कि बहुत सारे शब्द हैं और सबका एक ही अर्थ। ठीक है, वहां अनेक अर्थ था और यहाँ पे एक अर्थ है। इस तरह से अगला है विपरीतार्थी, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, जिसका विपरीत अर्थ निकलता हो, विलोम। एक मिनट, समानार्थी को हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। ओके, विपरीतार्थी यानी जिसका अर्थ अलग हो, बिल्कुल उल्टा। जैसे कि पाप है तो पुण्य है, सच है तो झूठ है, दिन है तो रात है। तो बिल्कुल विपरीत अर्थ वाला जो शब्द होता है उसको बोलते हैं विपरीतार्थी, यानी कि विलोम शब्द। अब है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, ये शब्दों के वर्गीकरण का चौथा और आखिरी प्रकार है। व्याकरणिक प्रकार यानी कि व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। पहला उसमें विकारी शब्द और दूसरा उसमें अविकारी शब्द। तो हम इस विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तथा अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो हम विकारी और अविकारी के जो अंतर्गत जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, इन सब को हम आगे के स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम समझेंगे विकारी और अविकारी क्या। विकारी, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, जिसमें इन सबका प्रभाव पड़े जिन शब्दों में और वो परिवर्तित हो जाए, उसको बोलते हैं विकारी शब्द। एग्जाम्पल के आधार पर हम समझेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं लड़का पढ़ रहा है, और यही चीज मैं किसी लड़की के लिए बोलूं तो लड़की पढ़ रही है, तो इसमें लड़का, लड़का का रूप चेंज, परिवर्तित रूप लड़की हो गया, और पढ़ रहा है उसका परिवर्तित रूप पढ़ रही है हो गया। तो यानी कि संज्ञा और क्रिया में परिवर्तन हुआ, तो वो शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल का प्रभाव पड़े और वो परिवर्तित हो जाए, उसको हम बोलते हैं विकारी शब्द। और विकारी का उल्टा यानी विकारी का विपरीतार्थी क्या है? अविकारी, यानी वो शब्द जिसका परिवर्तन न होता हो। वे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं होता, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे कि अगर विस्मय आदि बोधक जो अविकारी का ही एक प्रकार है, अगर मैं बोलूं शाबाश, तो ऐसा थोड़ा है कि मैं लड़कों के लिए शाबाश अलग और लड़कियों के लिए शाबाश अलग बोलने जाऊंगी, नहीं, दोनों के लिए शाबाश का मतलब एक ही अर्थ में लिया जाएगा। अतः वो शब्द जिसमें किसी भी तरह से परिवर्तन न हो, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। और अब हम लोग पदों के प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि हम लोग अपने अगले वीडियो में